में जो होता है दो पार्ट होता है, एक एसिडिक रेडिकल और दूसरा बेसिक रेडिकल। एसिडिक रेडिकल एसिड से आएगा, बेसिक रेडिकल कम्स फ्रॉम बेस से आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बताना NaCl में कौन सा एसिडिक रेडिकल है और कौन सा बेसिक रेडिकल है। तो NaCl देखो, एक Na प्लस से मिलके बना होगा और एक Cl माइनस से मिलके बना होगा, है ना। NaCl ये दोनों कंबाइन करके क्या बनाया, NaCl बनाया। तब ये Na प्लस वाला जो पार्ट है ये एसिड से आया है या बेस से आया, बताओ तो। Na प्लस वाला पार्ट ये एसिड से मिला है या बेस से मिला है? सर एसिड। एसिड। Na प्लस एसिड से मिला है। अरे ऊपर देख के बताओ ना, Na प्लस जो है वो कहाँ से आया है? ये वाले रिएक्शन में Na प्लस बेस। बेस से मिल रहा है ना, क्योंकि Na प्लस जो है NaOH से मिला होगा ना हमको। और NaOH एक्चुअली है क्या? हेलो हेलो हेलो, अरे रेस्पॉन्ड करो तुम लोग। यस सर। यहाँ पे समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? Na प्लस जो है ये कहाँ से आया है? एक बेस से आया है, क्योंकि NaOH से ही हमको Na प्लस मिल रहा होगा। और Cl माइनस जो है वो कहाँ से आ रहा है, देखो तो। HCl से आया होगा Cl माइनस, है ना। तो यहाँ पे हम लोग बताओ, एसिडिक रेडिकल इस केस में NaCl में अगर तुमसे पूछा जाए एसिडिक रेडिकल कौन सा हो गया, एसिडिक रेडिकल। Cl क्लोराइड। और यहाँ पे बेसिक रेडिकल लिख रहे हैं, तुम लोग बताना कौन कौन सा आएगा, ठीक है। चलो NaCl में एसिडिक रेडिकल क्या हो गया, Cl। Cl माइनस, ठीक है, चार्ज के हाँ, साथ बोलना, Cl माइनस। ठीक है। तो इसमें एसिडिक रेडिकल हो गया Cl माइनस और बेसिक रेडिकल क्या हो गया, Na Na प्लस। प्लस। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना कि जो एसिडिक पार्ट होगा वो नेगेटिवली चार्ज होगा, जो एसिडिक रेडिकल होगा वो कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिवली चार्ज। लेकिन जो बेसिक रेडिकल होगा ना वो कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। क्लियर है? यहाँ देखो बेसिक रेडिकल पे प्लस चार्ज है और एसिडिक रेडिकल पे क्या है, माइनस चार्ज है। समझ में आ रहा है? जैसे इसमें बताओ Na2SO4 में एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल कौन सा है, बताओ तो। हेलो, SO4 एसिडिक, SO4 माइनस एसिडिक होगा। SO4 2 माइनस, हाँ, और Na2 माइनस, Na2 प्लस बेसिक होगा। Na2 प्लस, बेसिक है ना। Na प्लस होगा ना, हाँ, Na प्लस वही बोला। ठीक है। तो ये SO4 सल्फेट आयन है, ये बेसिक रेडिकल, सॉरी एसिडिक रेडिकल हो गया और बेसिक रेडिकल Na प्लस। MgSO4 में बताओ तो, सॉरी MgCO3 में बताओ एसिडिक और बेसिक रेडिकल कौन सा होगा। बाकी लोग भी रेस्पॉन्ड करो। हेलो, यस सर। बोलो जल्दी जल्दी बोलो, इसमें एसिडिक और बेसिक रेडिकल कौन सा होगा। आवाज नहीं आ रहा है? कुणाल, कुणाल सिंह, हेलो हेलो, यस सर। आवाज आ रहा है क्या? हाँ सर। हाँ, यस। तो रेस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा है? ये कुणाल कहाँ है, कुणाल? कुणाल, ओमकार, ओमकार, ये लोग ज्वाइन करके सो जाता है। राज कौशल, यस सर। बताओ इसमें कौन सा एसिडिक और कौन सा बेसिक रेडिकल होगा जो क्वेश्चन पूछे।
MgCO3 में एसिडिक रेडिकल कौन सा होगा और बेसिक रेडिकल कौन सा होगा? सर CO एसिडिक रेडिकल। CO ये कैसे बना हुआ है ये बताओ तो। कौन से एसिड और कौन से बेस के रिएक्शन से MgCO3 बना होगा ये बताओ पहले। एसिड कौन सा होगा? H2CO3 होगा। और बेस कौन सा होगा? MgOH होल ट्वाइस। तभी तो ये रिएक्ट करके क्या बनाएगा? MgCO3 बनाएगा और वाटर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एसिडिक रेडिकल कौन सा हो गया? एसिडिक रेडिकल हम लोग बोलते हैं जो नेगेटिवली चार्ज है, जो एसिड से आ रहा है। एसिड से कौन सा रेडिकल आएगा यहाँ पे? CO3 2 माइनस, कार्बोनेट आयन इसको बोलते हैं। और बेसिक रेडिकल जो बेस से आ रहा है, यहाँ पे देखो बेस से कौन सा आएगा? जो पॉजिटिवली चार्ज है। तो पॉजिटिवली चार्ज यहाँ पे कौन सा होगा? Mg2+। आ रहा है समझ में? हेलो? हाँ यस सर। ठीक है, जैसे तुमसे पूछा जाए कि ये वाला का एक कोई भी सॉल्ट दे दिया है, जैसे K2SO4 दिया गया है, तुमसे पूछा जाए ये कौन से एसिड और कौन से बेस के रिएक्शन से बना है, तो K2SO4 को पहले ऐसे तोड़ लेना। K2SO4 में K प्लस आयन होगा और SO4 2 माइनस आयन होगा, यही होगा ना? बताओ। हाँ टू यस के सर। 2K प्लस और SO4 2 माइनस। अब देखो इसका पॉजिटिवली चार्ज वाला पार्ट K प्लस है और नेगेटिवली चार्ज वाला पार्ट सल्फेट आयन है, SO4 2 माइनस। तो जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है ये है होता है बेसिक रेडिकल। कौन सा रेडिकल होता है? बेसिक। बेसिक और जो रेडिकल। नेगेटिवली चार्ज होता है ये होता है एसिडिक रेडिकल। ठीक है, बेसिक रेडिकल का मतलब वो बेस से आया है और एसिडिक रेडिकल मतलब एसिड से आया है। तो तुमसे अगर पूछा जाए कि कौन से एसिड और कौन से बेस से मिल के बना हुआ है ये, तो बेसिक पार्ट कौन सा है? के प्लस है, तो के प्लस से कौन सा बेस बनेगा? KOH। और SO4 2 माइनस से कौन सा एसिड बनेगा? H2SO4। तो इन्हीं दोनों एसिड और बेस के रिएक्शन से क्या बनेगा? K2SO4 और प्लस H2O बनेगा। समझ में आया? क्लियर है कैसे कर रहे हैं हम लोग? यस सर। हेलो? चलो तो एक ये बताना, एक एग्जांपल तुम लोग को बताना है। ले रहे हैं मैग्नीशियम फोस्फेट Mg3PO4 होल ट्वाइस। इसमें बताना है एसिडिक बेसिक रेडिकल कौन सा है और कौन सा एसिड बेस से मिलके बना हुआ है ये सॉल्ट। बताओ तो जल्दी से। सर Mg बेसिक रेडिकल। चार्ज के साथ बोला, आधा अधूरा बात मत बोलो, पूरा बोलो। बताओ जल्दी से बताओ। अरे सॉल्ट सर Mg2+ बेसिक रेडिकल होगा। हेलो? हेलो? हाँ आवाज आ रहा है? हाँ यस सर। तो बोल रहे कंपाउंड का फॉर्मेशन तो पढ़े हो ना, कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है, हाँ या वो भी नहीं पढ़े हो? हाँ यस सर पढ़े। कंपाउंड फॉर्मेशन में वैलेंसी इंटरचेंज होता है ना, ये नहीं पढ़े हाँ हो तुम लोग? तो वही चीज तो करना है ना, वैलेंसी सर इंटरचेंज करके। Mg2+ बेसिक रेडिकल होगा और PO4 3 माइनस बेस एसिडिक। हाँ एसिडिक होगा। हाँ, कौन सा बेस यूज होगा? ये देखो ये कंपाउंड कैसे बना हुआ होगा? Mg के ऊपर 2 प्लस है
और PO4 के ऊपर 3 माइनस है, तभी तो ये इंटरचेंज होता है ना, तभी तो ये कंपाउंड बनता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट कौन सा है, Mg2 प्लस है, और नेगेटिव पार्ट कौन सा है, PO3 माइनस। तो जो पॉजिटिवली चार्ज होता है वो उसको बोलते हैं हम लोग बेसिक रेडिकल, वो बेस से आया हुआ है। और जो नेगेटिवली चार्ज है वो एसिडिक रेडिकल है, वो एसिड से आया हुआ है। क्लियर है? अब ये कौन से बेस से आया होगा, तो मैग्नीशियम को यूज करके कौन सा बेस बनेगा, MgOH होल ट्वाइस बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और PO4 3 माइनस को यूज करके कौन सा एसिड बनेगा, H3PO4 एसिड बनेगा। ये कौन सा एसिड है, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। कौन सा एसिड है ये, फॉस्फोरिक एसिड। सुनो ये शुरुआत में ही बताए थे, जो डेफिनेशन बता रहे थे। हेलो, यस सर। चलो तो अब इन दोनों के एसिड बेस रिएक्शन से क्या प्रोडक्ट बनेगा, Mg3PO4 होल ट्वाइस। ये सॉल्ट बन गया और प्लस वाटर। क्लियर है ना? कोई डाउट है किसी को इसमें, एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल कैसे निकाल रहे हैं बताओ। नो सर। कुणाल नहीं आया वो अभी तक। चलो ठीक है। अब देखो इसमें कुछ कुछ कॉमन कंपाउंड्स के बारे में, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो इसमें पढ़ना है, कुछ कुछ कंपाउंड, सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में डिटेल में पढ़ना है यहाँ पे, सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में। तुम लोग एनसीईआरटी में भी ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल में कैसे ये प्रिपेयर होता है, रिएक्शन कैसे होता है, ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा बताओ, NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, NaOH। NaOH। अच्छा। अब देखो इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है, इसको प्रिपेयर करने के लिए क्या किया जाता है, प्रिपरेशन इसका, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है सबका। प्रिपरेशन कैसे होता है और यूजेस, और रिएक्शन कौन से रिएक्शन के थ्रू प्रिपेयर होता है, सबका तुमको पता होना चाहिए। तो इसमें क्या करते हैं कि व्हेन इलेक्ट्रिसिटी, ये प्रिपेयर करने के लिए क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाता है ब्राइन सॉल्यूशन से। ब्राइन सॉल्यूशन किसको बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड, इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन मतलब पानी के साथ सॉल्यूशन बना हुआ है, तो एक्वस सोडियम सॉल्यूशन क्लोराइड। ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड का अगर एक्वस सॉल्यूशन लोगे ना, उसी सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। ठीक है, सोडियम क्लोराइड का जब एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं तो उसी को बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। तो ये ब्राइन सॉल्यूशन से जब इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर होता है। ठीक है, तो इसमें रिएक्शन ऐसे लिखते हैं हम लोग, रिएक्शन क्या होता है कि NaCl, ये पूरा रिएक्शन तुम लोग को लिखना है, याद रखना है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। NaCl, ठीक है, और एक्वस है ये, तो वाटर के प्रेजेंस में है, और इससे इलेक्ट्रिसिटी पास किया जा रहा है। इलेक्ट्रिसिटी पास करने से ये क्या बनता है, NaOH बनाता है एक्वस, जो कि हमको चाहिए, और प्लस Cl2 गैस निकलता है, और दो गैसेस निकलता है, एक हाइड्रोजन गैस और एक क्लोरीन गैस निकलता है। ठीक है, यहाँ से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं इससे, दो गैस निकलेगा, एक क्लोरीन गैस और एक हाइड्रोजन गैस। तो क्लोरीन गैस जो होता है ये एनोड पे निकलता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है। ठीक है, तो क्लोरीन गैस कहाँ पे निकलेगा, इवॉल्व कहाँ होगा, एनोड पे, और हाइड्रोजन गैस कहाँ इवॉल्व हो रहा होगा, कैथोड पे। कैथोड पे। हाइड्रोजन गैस कहाँ इवॉल्व होता है, H2 गैस जो है ये कैथोड पे। ये याद रखना है कि क्लोरीन गैस एनोड पे होगा और हाइड्रोजन गैस कैथोड पे होगा। ठीक है, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन हो गया। तो प्रिपरेशन कैसे प्रिपेयर करते हैं और कौन सा रिएक्शन होता है और क्या क्या प्रोडक्ट बनता है, ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, ये सब पूछा जाता है। अब इसमें सबका यूजेस भी पूछा जा सकता है, जैसे NaOH का यूजेस
सारे कंपाउंड का यूज कहाँ किया जाता है? तो NaOH का यूज कहाँ किया जाता है बताओ? सोप एंड डिटर्जेंट बनाने में यूज किया जाता है ये। NaOH जो मेनली सोप और डिटर्जेंट का मेन कंस्टिट्यूएंट है, ठीक है। यूज कहाँ किया जाता है ये? सोप एंड डिटर्जेंट में, या फिर पेपर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है पेपर बनाने के लिए, ठीक है। या फाइबर बनाने में, आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में ये NaOH का यूज किया जाता है, आर्टिफिशियल फाइबर, ठीक है। तो यूजेस भी, तो हर एक कंपाउंड का 3 चीज ध्यान रखना, प्रिपरेशन, इक्वेशन और उसका यूजेस आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में। ठीक है। इसी तरह अगर यहाँ पे प्रोडक्ट दूसरा क्लोरीन गैस निकल रहा है, तो क्लोरीन गैस का यूज कहाँ किया जाता है बताओ? क्लोरीन गैस तो सुने होगे ना, वाटर ट्रीटमेंट में देखे होगे, क्लोरीन गैस यूज किया जाता है एज ए डिसइंफेक्टेंट। वाटर में अगर जर्म्स मारना है तो क्लोरीन गैस उसमें दिया जाता है, ठीक है। वाटर ट्रीटमेंट हो गया, या फिर PVC पाइप बनाने में यूज किया जाता है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर में भी तो यूज होता है ना? हाँ, ब्लीचिंग पाउडर में भी क्लोरीन गैस यूज होता है ब्लीच करने के लिए, ठीक है। ब्लीचिंग एक्शन होता है क्लोरीन गैस का। मतलब किसी को भी ब्लीच करना है, ब्लीच करने का मतलब क्या होता है? डिसइंफेक्ट करना, मतलब उससे जर्म्स सब मारना है, ठीक है। तो ये ब्लीचिंग एक्शन के लिए सारा यूज किया जाता है क्लोरीन गैस को। और हाइड्रोजन गैस का यूज, हाइड्रोजन गैस फ्यूल की तरह यूज किया जाता है, ठीक है। अमोनिया बनाने के लिए यूज किया जाता है, फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स, ठीक है। क्योंकि फर्टिलाइजर बनाने में अमोनिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो अमोनिया गैस प्रिपेयर करने के लिए हाइड्रोजन गैस का यूज किया जाता है। तो ये सारे यूजेस हो गए, सारे NaOH का हो गया, Cl2 का हो गया और हाइड्रोजन गैस का हो गया, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। क्लियर है ना? पहला कंपाउंड जो पढ़ना है ये NaOH के बारे में, तो इसका प्रिपरेशन, इक्वेशन, क्या क्या प्रोडक्ट मिलता है और सबके यूजेस, ये 3 चीज हर एक कंपाउंड का पता होना चाहिए। लिख लिए इसको? ये वाला हो गया? Yes, sir. चलो, तो इसको शॉर्ट में ही याद रखना है, पूरा डिटेल में मत इसको करना, ऐसे ही शॉर्ट में ही याद रखो सारा, ठीक है। नेक्स्ट जो सेकंड कंपाउंड है ये है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला बताओ तो। CaOCl2, ये है ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला, याद रखना है इसको। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CaOCl2, Cl2। CaOCl2, ठीक है। इसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी बोला जाता है। कैल्शियम, केमिकल नेम अगर तुमसे पूछा जाए तो ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या हो गया? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसमें 2 टाइप के आयन प्रेजेंट हैं, ठीक है। इसको जब ब्रेक करके लिखोगे 2 टाइप के आयन्स प्रेजेंट है। एक Ca2+ तो है ही, एनायन 2 टाइप का है। एक एनायन है OCl माइनस, ठीक है, -1, एक ये एनायन है, और दूसरा एनायन है Cl-1, ठीक है। अब यही पूरा कंप्लीट ये तीनों मिल के बनाता है CaOCl2। क्लियर है? समझ में आया? ये एसिड टूटा हुआ है, ब्रेक डाउन करके लिखेंगे तो ऐसे आएगा। तो केटायन तो एक ही है Ca2+, लेकिन एनायन जो है 2 है। एक क्लोराइड एनायन है ये, और ये ऑक्सी क्लोराइड है, ठीक है। एक क्लोराइड है, इसको बोलते हैं ऑक्सी क्लोराइड, तो इसलिए इसको बोलते हैं, इसका नेम क्या हो जाता है? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। इसका प्रिपरेशन, प्रिपरेशन कैसे होता है ब्लीचिंग पाउडर का बताओ? रिएक्शन क्या होता है इसमें? स्लेक्ड लाइम, स्लेक्ड लाइम पढ़े हो तुम लोग, CaOH होल ट्वाइस, इसको हम लोग Yes, बोलते हैं sir. स्लेक्ड लाइम। तो स्लेक्ड और लाइम से क्लोरीन गैस। हाँ, क्लोरीन yes, गैस sir. पास करना है। स्लेक्ड लाइम से, ये है स्लेक्ड लाइम, इससे बस जस्ट क्लोरीन गैस पास कर दो, तो क्लोरीन गैस पास करने से ये क्या बन जाएगा? CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर और प्लस वाटर, ठीक है। तो यही इसका प्रिपरेशन हो गया। समझ में आ गया? Yes, sir.
चलो, तो ये इसका ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला, प्रिपरेशन। अब क्या बच गया? तीसरा यूजेस। कहाँ यूज किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर को? डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर को अगर डिसइंफेक्ट करना है, डिसइंफेक्टिंग, ठीक है, डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, ये लिख लेना शॉर्ट में, डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। दूसरा यूज कहाँ किया जाता है? फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनन। ब्लीचिंग एक्शन के लिए यूज किया जाता है। ब्लीचिंग मतलब उसको, उसका कलर हटाना है, ठीक है, मतलब किसी कपड़े का या उसका कलर हटाना रहता है, फाइबर उबर का, फैब्रिक का, ठीक है, तो इसको यूज किया जाता है ब्लीचिंग, ब्लीच करने के लिए, ठीक है, कलर उसका रिमूव करने के लिए। ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है, तो मेनली टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ये यूज होता है। तीसरा कहाँ यूज होता है? एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्लीचिंग पाउडर को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है केमिकल इंडस्ट्री में। इसका मतलब बताइए ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं पढ़े हो? मतलब हाँ सर, पढ़े तो है। दूसरे इसका सब्सटेंस यूज को क्या होता है? ऑक्सीडाइज करने के लिए, मतलब किसी सब्सटेंस को अगर ऑक्सीडाइज करना है तो फिर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है, ठीक तो है। सर इंडस्ट्री में कैसे यूज होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? इंडस्ट्री में मतलब जैसे किसी को ऑक्सीडाइज करना है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन करना है हमको, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कराने के लिए हमको ये सब्सटेंस यूज किया जाता है, क्योंकि ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। हाँ यस सर। तो कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन कराना है तो उसमें ये इन्वॉल्व होगा। अगर मान लो दूसरा है ब्लीचिंग एक्शन कराना है, मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ब्लीचिंग एक्शन मतलब जैसे किसी कपड़े के ऊपर दूसरा कलर रंग। कोट करना है हमको, ठीक है, हाँ। तो उसका पहले कलर रिमूव किया जाता है पहले वाला, उसके बाद ही तो हम लोग दूसरा कलर उस पर कोटिंग करेंगे ना। हाँ यस सर। तो इसलिए ये ब्लीचिंग एक्शन इंडस्ट्री में यूज होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। क्लियर है? तो ये हो हाँ। गया ब्लीचिंग पाउडर का, ये यूज हो गया। तो दूसरा कंपाउंड हो गया ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, लिख लियो सब लोग इसके बारे में। यस सर। चलो, तीसरा कंपाउंड है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा सुने होगे ना तुम लोग? बेकिंग सोडा किसका है, कॉमन नेम क्या है? बेकिंग सोडा कॉमन नेम है, इसका कंपाउंड कौन सा हो जाएगा बताओ? सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3, इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा। इसका केमिकल नेम क्या हो जाएगा? सोडियम बाई, क्या बोलते हैं बताओ? कार्बोनेट। हाँ, सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर इसी को दूसरा नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोला जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। इसका प्रिपरेशन क्या होगा बताओ? प्रिपरेशन कैसे किया जाता है बेकिंग सोडा को? अब ब्लीचिंग पाउडर को हीट करके बेकिंग NaCl है, सोडा। ठीक है, हाँ। ब्लीचिंग पाउडर को यूज नहीं किया जाता, NaCl है, इससे सोडियम क्लोराइड से H2O, CO2 और NH3, ये तीन गैस पास किया जाता है। तीन गैस मतलब वाटर के प्रेजेंस में होता है, और उससे कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस, ये दो गैस पास करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ये कौन सा गैस है, अमोनिया गैस। ये दो गैस अगर इससे NaCl से पास करते हैं तब बनता है प्रोडक्ट NH4Cl और प्लस NaHCO3, ठीक है। NH4Cl जो होता है ये कहलाता है अमोनियम क्लोराइड। ये कौन सा कंपाउंड है? अमोनियम क्लोराइड। और दूसरा जो कंपाउंड बनता है ये जो हमको चाहिए, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्लियर है? तो ये इसका प्रोसेस है, फॉर्मेशन। और इसका जो नेचर होता है ना, ये माइल्ड बेसिक नेचर का होता है। NaHCO3 जो है माइल्ड बेस की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है ये? माइल्ड, सॉरी, माइल्ड बेस की तरह।
क्लियर है? तभी तो इसको यूज कर रहे थे हम लोग बेकिंग सोडा को। जैसे एसिड को न्यूट्रलाइज करना है तो न्यूट्रलाइज करने के लिए इसका यूज करते थे, क्योंकि एसिड को अगर न्यूट्रलाइज करना है तो क्या चीज का जरूरत पड़ेगा? बेस का जरूरत पड़ेगा ना। हेलो, हाँ यस सर। तो यहाँ पे ये NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट जो है एक माइल्ड बेस की तरह काम करता है, तो इसको हम लोग यूज कर सकते हैं बेस को, एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए। ठीक है, इसका एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है कि NaHCO3 को अगर हम लोग हीट कर दें, ये अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल मतलब हीट करने पे ये डिकम्पोज कर जाएगा। ठीक है, डेल्टा साइन मतलब क्या हुआ? हीट कर रहे हैं हम लोग, हीट कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? कन्वर्ट Na2CO3 प्लस H2O और प्लस CO2। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना, सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट कर देंगे तो ये Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? ये सोडियम कार्बोनेट में, और H2O और प्लस CO2 दे देगा। ठीक है, ये हो गया बेकिंग सोडा के बारे में। यूज कहाँ किया जाता है बेकिंग सोडा को, बताओ तो। यूजेस इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलो। बेकिंग पाउडर बनाने में यूज किया जाता है। preparing of baking powder. ब्रेकिंग पाउडर। Baking powder. बेकिंग सोडा से ही बनता है बेकिंग पाउडर, जो यूज करते हैं ना हम लोग घर में खाना बनाने में, बेकिंग पाउडर यूज होता है ना। तो बेकिंग पाउडर एक्चुअली क्या होता है? मिक्सचर है किसका? बेकिंग पाउडर जो है यहाँ पे लिख दे रहे हैं, बेकिंग पाउडर एक्चुअली क्या है? मिक्सचर है बेकिंग सोडा का एंड टार्टरिक एसिड का। ठीक है, मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा और प्लस टार्टरिक एसिड। ठीक है, इन दोनों का मिक्सचर है। बेकिंग पाउडर अगर बनाना है तो ये बेकिंग सोडा और प्लस इसमें क्या मिलाया जाता है? थोड़ा अमाउंट टार्टरिक एसिड का मिक्स कर दिया जाता है, तो ये बेकिंग पाउडर बन जाएगा। ठीक है, तो बेकिंग पाउडर को अगर हीट करोगे या वाटर के साथ मिक्स करोगे तो फॉलोइंग रिएक्शन होता है बेकिंग पाउडर को। जैसे ये NaHCO3 बेकिंग सोडा है, और टार्टरिक एसिड से क्या मिलेगा हमको? H+ मिलेगा। ठीक है, क्योंकि एसिड है तो एसिड से क्या मिलेगा? H+ मिलेगा ना, टार्टरिक एसिड से आया है, Yes sir. फ्रॉम एसिड। कौन सा एसिड से आया है ये? H+ टार्टरिक एसिड से। तो इसको अगर हम लोग हीट करें तो हीट करने पे या वाटर के साथ अगर मिक्स करोगे तो ये वाला रिएक्शन होता है। यहाँ से CO2 निकलता है, H2O निकलता है, और सोडियम का सॉल्ट बनता है यहाँ पर। ठीक है, सोडियम सॉल्ट बनता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। ठीक है, जो एसिड यहाँ पे लेंगे उसका सोडियम सॉल्ट बनता है। अब यही CO2 गैस जो यहाँ से इवॉल्व हो रहा है ना, इसी CO2 गैस के कारण जो होता है, जैसे इसको बेकिंग पाउडर को यूज करते हैं हम लोग केक बनाने में यूज करते हैं ना बेकिंग पाउडर को। केक बेक करने में यूज किया जाता है या ब्रेड बनाने में यूज किया जाता है, देखे हो घर पे? Yes sir. तो बेकिंग पाउडर यूज किया जाता है कि नहीं? Yes sir. तो एक्चुअली जब बेक करते हैं ना तो केक को फ्लफी बनाने के लिए या स्पॉन्जी बनाने के लिए, ऐसे केक एकदम पूरा अगर स्पॉन्जीनेस नहीं होगा उसमें तो अच्छा लगेगा क्या वो खाने में? No sir. ठीक है, तो उसको केक के अंदर जो फ्लफीनेस आता है या ब्रेड के अंदर जो फ्लफीनेस, स्पॉन्जी होता है ना, बीच बीच में देखोगे पोर्स होता है। केक होगा या ब्रेड होगा, बीच में क्या होता है? पोर्स होता है ना। तो वो पोर्स लाने के लिए, उस टाइप का लाने के लिए क्या यूज किया जाता है? बेकिंग पाउडर यूज किया जाता है। तो बेकिंग पाउडर में एक्चुअली क्या हो रहा है, जब भी हम लोग बेकिंग पाउडर को वाटर के साथ जब भी मिक्स कर रहे होते हैं, जब बेकिंग करेंगे तो ऑब्वियसली वाटर के साथ तो मिक्स करेंगे ही। तो वाटर के साथ अगर हम लोग मिक्स करेंगे तो वहां पे ये वाला रिएक्शन होता है। रिएक्शन होने से क्या होता है? CO2 गैस इवॉल्व होता है। तो जहां अगर CO2 गैस इवॉल्व हो रहा है तो गैस के इवोल्यूशन के कारण वहां पे क्या होता है? बीच में पोर्स डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, जहां पे बेक कर रहे हैं हम लोग उसमें अगर गैस अंदर से बाहर निकलेगा तो गैस इवोल्यूशन के कारण वहां पे क्या होता है? वही पोर्स डेवलप होता है, और उसी पोर्स के कारण क्या होता है कि ब्रेड या केक जो है वो सॉफ्ट रहता है और स्पॉन्जी बनता है, फ्लफी बनेगा और सॉफ्ट भी रहेगा। नहीं तो अगर ये रिएक्शन नहीं होता तो ब्रेड जो है या केक जो है पूरा हार्ड हो जाता है। ठीक है, क्लियर है ना?
तो उसको सॉफ्ट या स्पॉन्जी बनाने के लिए ये बेकिंग पाउडर का यूज किया जाता है। और बेकिंग पाउडर में भी कौन से रिएक्शन की वजह से होता है? ये इवोल्यूशन ऑफ CO2 गैस की वजह से होता है। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो कि CO2 गैस इवॉल्व, अगर CO2 गैस इवॉल्व नहीं होता तो वो ब्रेड जो है वो सॉफ्ट नहीं बनता, ठीक है, या स्पॉन्जी नहीं आता, ठीक है। CO2 गैस इवॉल्व ड्यूरिंग द रिएक्शन causes the cake या causes, ऐसे लिख सकते हैं, causes softness, ठीक है, and sponginess in cakes। सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनाता है, ठीक है, केक को या फिर ब्रेड्स। क्लियर है? लिख रहे हो ना? Yes, sir. हो गया? Yes, sir. चलो, ये सर बेकिंग पाउडर का जब यूज, हम लोग बोलो। सर जब हम लोग केक बेक करते हैं तो उसके साथ बेकिंग सोडा भी क्यों यूज करते हैं? तो वही तो बोल रहे हैं, तो बेकिंग सोडा, बेकिंग फिर बेकिंग पाउडर ना, बेकिंग पाउडर एक्चुअली आया कहाँ से है? बेकिंग बेकिंग, सोडा से। तो बेकिंग सोडा तो आएगा ही ना ऑब्वियसली उसमें। हाँ। तो सर बेकिंग सोडा का कुछ यूज होता है उसमें? बेकिंग सोडा वही तो है ना, कि बेकिंग सोडा, ये जो बना बेकिंग सोडा, इस दोनों के मिक्सचर को बोलते हैं। तो बेकिंग सोडा ये क्या हुआ? ये रिएक्शन होने से ये CO2 गैस इवॉल्व हुआ और ये सारा रिएक्शन हुआ। अगर ये CO2 नहीं होता तो फिर तो वो केक पूरा हार्ड बन जाता, वो सॉफ्ट रहता ही नहीं केक। Yes, sir. समझ में आ रहा है? तो बेकिंग सोडा का जरूरत हमको पड़ेगा, एक्चुअली बेकिंग पाउडर का जरूरत पड़ता है ताकि केक क्या हो, हमारा सॉफ्ट हो या Okay. स्पॉन्जी हो, ठीक है। तो वो जरूरत है, वो रीजन है बेकिंग पाउडर यूज करने का, ठीक है। Yes, sir. चलो, दूसरा जो है, ये दूसरा बेकिंग सोडा का हम लोग यूज कर रहे हैं, ये तो बेकिंग पाउडर आ गया, बेकिंग पाउडर बनाने में यूज किया जाता है। दूसरा बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है एंट एसिड की तरह। एंट एसिड मतलब यूज्ड एज एन एंट एसिड। एंट एसिड हम लोग पढ़े थे। एंट एसिड का मतलब क्या हुआ? जो एक्सेस ऑफ एसिड को क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज कर देगा। जैसे हमारे बॉडी में अगर एक्सेस एसिड प्रोड्यूस हो गया तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग जो सब्सटेंस यूज करते हैं, बेसिक सब्सटेंस यूज करेंगे, जिसको बोला जाता है एंट एसिड। जैसे एसिडिटी हो जाता है, तो एसिडिटी होता है तो हम लोग क्या लेते हैं? बेस लेना पड़ता है। कोई माइल्ड बेस कंज्यूम करोगे तो जो एक्सेस एसिड हमारे बॉडी में प्रोड्यूस हुआ है उसको क्या कर देगा? वो न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है। एंट एसिड की तरह यूज होता है। तीसरा जो है सोडा फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है। सोडा फायर एक्सटिंग्विशर, ये सोडा फायर एक्सटिंग्विशर। तो इसमें एक्चुअली फायर एक्सटिंग्विशर तुम लोग देखे हो? Yes, sir. इसमें क्या रिएक्शन हो रहा होता है बताओ तो? फायर एक्सटिंग्विशर में जो होता है ये इस टाइप का रिएक्शन होता है। NaHCO3 हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, और ऊपर से यहाँ पे कंसंट्रेटेड H2SO4 रखा रहता है। तो ऊपर से जैसे ही प्रेस करोगे ना तो ऊपर में ही रहता है H2SO4 रहता है, एसिड रहता है। तो जैसे ही प्रेस करोगे ऊपर से तो ये इसमें होल हो जाएगा, और होल हो जाएगा तो ये एसिड इसके साथ कंबाइन कर जाएगा। तो एसिड के साथ कंबाइन करके क्या बना देगा? Na2SO4, एक सॉल्ट बनेगा, और प्लस H2O और प्लस CO2 यहाँ से रिलीज होता है, ठीक है। CO2 गैस इवॉल्व हो रहा है और H2O का वेपर निकलता है। तो CO2 गैस क्या करेगा? एक इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करेगा, क्योंकि CO2 गैस अगर होगा तो वो क्या करेगा? फायर को अपोज करेगा या सपोर्ट करेगा कंबशन को? अपोज करेगा। सर अपोज तो करेगा। अपोज करेगा। तो अगर CO2 गैस अगर वहां इवॉल्व हो रहा है तो मतलब वो फायर को बुझाने में मदद करेगा। और H2O क्या करता है? वाटर वेपर क्या करेगा? जो सब्सटेंस बर्न हो रहा है उसका टेम्परेचर को वो कम करेगा। मतलब देखो, कोई भी सब्सटेंस बर्न कब करता है? जब वो उसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचेगा। इग्निशन टेम्परेचर तो पढ़े हो ना?
यस सर। इग्निशन, तो कोई भी सब्सटेंस को बर्न करने के लिए उसको पहले अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचना होगा, तब तो जलेगा वो। ठीक है, यस सर। तो वाटर क्या करता है, उस वहां पे सराउंडिंग टेम्परेचर, सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है, क्योंकि हर एक बॉडी का या हर एक पार्टिकल का इग्निशन टेम्परेचर तो फिक्स होता है ना। जैसे पेपर है तो पेपर का इग्निशन टेम्परेचर तो फिक्स होगा। अगर सराउंडिंग टेम्परेचर जो है उसके इग्निशन टेम्परेचर से ज्यादा हो जाएगा तो वो जलने लगेगा अपने आप। क्लियर है? तो वाटर का काम क्या है, CO2 गैस तो आग बुझाएगा, ठीक है, आग बुझाएगा, और वाटर क्या करेगा, सराउंडिंग के टेम्परेचर को कम करेगा, ताकि कोई भी सब्सटेंस जो है अपने इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंच पाए। क्लियर है? तो वो आग बुझाने में CO2 जो है आग बुझाने में मदद करेगा, आग जो आग ऑलरेडी लग चुका है उसको वो बुझाएगा, और H2O क्या करेगा कि सराउंडिंग टेम्परेचर कम कर देगा, ताकि और फर्दर जहां पे आग नहीं पहुंचा है वो फर्दर नहीं जल पाए। क्लियर है? तो ये काम होता है फायर एक्सटिंग्विशर में, ये वाला रिएक्शन हो रहा होता है। इसी को बोलते हैं हम लोग सोडा फायर एक्सटिंग्विशर, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, बेकिंग सोडा यूज कर रहे हैं। क्लियर है? तो ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फायर एक्सटिंग्विशर में कौन सा रिएक्शन होता है। ठीक है, यस सर। चलो तो ये लिख लिए। सर तो ये एक कौन सा कंपाउंड हम लोग पढ़ रहे थे, थर्ड या फोर्थ? थर्ड है सर ना। थर्ड। चलो, फोर्थ कंपाउंड है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा, ठीक है, एक हो गया बेकिंग सोडा और एक हो गया वॉशिंग सोडा। ठीक है, दोनों भाई है, बेकिंग सोडा का ही भाई है वॉशिंग सोडा, क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का फॉर्मूला है। देखो, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बेकिंग सोडा था सोडियम बाई कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा जो होता है ये सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3, और इसके साथ क्या होता है, डेका डॉट, हाइड्रेट हाँ, डॉट 10H2O। 10H2O। तो इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, इसका नेम जो केमिकल नेम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेकाहाइड्रेट मतलब 10 वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ कंबाइंड रहते हैं। ठीक है, क्लियर है ना? ये वॉशिंग सोडा है। इसका प्रिपरेशन कैसे होता है, प्रिपरेशन Na2CO3, ठीक है, और इसके साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल कंबाइन कर दो तो ये बना लेगा Na2CO3 डॉट 10H2। ठीक है, ये वॉशिंग सोडा, ये ध्यान रखना। डॉट 10H2O क्या सिग्निफाई करता है, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं हम लोग, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो उसके साथ कंबाइंड फॉर्म में रहेगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यूज क्या क्या होगा बताओ तो वॉशिंग सोडा का यूजेस। इसको मेनली जो यूज किया जाता है ग्लास इंडस्ट्री में। ठीक है, ग्लास बनाने में यूज किया जाता है, ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। समझ में आ रहा है? ये मेनली इसका यूज किया जाता है ग्लास बनाने में, सोप बनाने में, या फिर पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। तो दो तीन यूज सबका इंपॉर्टेंट याद रखना है। ठीक है, दूसरा यूज किया जाता है इसको रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर। परमानेंट हार्डनेस अगर वाटर का रिमूव करना है, ठीक है, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस ऑफ वाटर समझते हो, हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर पढ़े हो? नहीं सर। सर सर बता दीजिएगा। हार्ड वाटर उसको बोलते हैं जो कि सोप के साथ लेदर प्रोड्यूस नहीं करेगा। अगर सोप यूज करोगे ना उसमें तो कोई भी झाग नहीं निकलेगा, अगर वो हार्ड वाटर होगा तो। लेकिन सॉफ्ट वाटर अगर होगा तो उससे झाग प्रोड्यूस होगा सोप के साथ।
तो देखे होगा ना, बहुत टाइम होता है कि पानी जो आता है उसमें कितना भी साबुन घस दो वो झाग नहीं उतना निकलता है। क्लियर है? देखे होगे ना ऐसा? यस सर। ठीक है, तो वो जिससे झाग नहीं प्रोड्यूस होता है उसको हार्ड वाटर बोलते हैं। और वो एक्चुअली हार्ड वाटर किसकी वजह से आता है? हार्ड वाटर जो होता है उसमें कुछ वाटर में कुछ केमिकल्स मिक्स हो जाते हैं जिसकी वजह से, जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम का, अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम का सॉल्ट अगर आ जाए, उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम का सल्फेट वाला सॉल्ट आ जाए, तो उसके कारण वो इनसॉल्युबल हो जाता है। इनसॉल्युबल होने की वजह से वो झाग प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। ठीक है, तो वो परमानेंट हार्डनेस उसी को बोलते हैं हम लोग। तो परमानेंट हार्डनेस अगर रिमूव करना है हमको, तो इसके लिए हम लोग वॉशिंग सोडा यूज करते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन आगे फर्दर जब 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, तो वहाँ ये सब रिएक्शन बताया जाएगा। ठीक है, कि कैसे रिमूव किया जाता है, वो रिएक्शन सब सीखोगे। ठीक है, तो रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस हो गया। दूसरा, ग्लास इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर ऑफ कंपाउंड्स सच एज बोरेक्स। ठीक है, यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स। बोरेक्स एक कंपाउंड होता है, केमिकल कंपाउंड है, उसके मैन्युफैक्चर में यूज किया जाता है इसको। यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स। ठीक है, ये सर सब क्या पढ़ोगे। होता है बोरेक्स? ये फॉर्मूला अभी नहीं बता रहे हैं, ये सब पढ़ोगे 11th में जाओगे तो वहां पे ये सारा फॉर्मूला सब डिटेल में, स्ट्रक्चर भी बनाने सीखोगे ये सब का, बोरेक्स का। ठीक है, एक्चुअली ये ध्यान रखो कि सोडियम का ही कंपाउंड है ये। ठीक है, बोरेक्स का जो फॉर्मूला होता है Na2B4O7 है, डॉट 10H2O है। ठीक है, तो ये सोडियम और बोरोन का कंपाउंड है। ठीक है, तो ये सब पढ़ोगे, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं हम लोग, ये 11th में जाओगे तो पढ़ोगे डिटेल में। ठीक है, ये 2-3 इसका यूज याद रखना। वॉशिंग सोडा का यूज हो गया ये। चल, अब यहाँ पे देखो एक टर्म हम लोग यूज किए, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एक्चुअली है क्या? ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अगर तुमसे डिफाइन करने बोला गया तो ये क्या है? इट इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स, इट इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स present in one formula unit। ठीक है, वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ ए सॉल्ट, इसी को बोलते हैं हम लोग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो किसी भी सॉल्ट में, किसी भी सॉल्ट का एक फॉर्मूला अगर लोगे तो उसमें जितने भी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर दिख रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे कॉपर सल्फेट देखे होगे, तो कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4 डॉट, इसमें 5H2O रहता है ना। और जब तक ये 5H2O है इसके अंदर, तब तक ये कॉपर सल्फेट जो है ब्लू कलर का होगा। जैसे ही मान लो इसको अगर हीट कर दिया हम लोग, तो हीट कर दोगे CuSO4.5H2O को, हीट करने पे क्या होता है, इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है खत्म हो जाता है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हीट कर देंगे तो वाटर क्या हो जाएगा, वो तो इवापोरेट हो जाएगा ना। हेलो? यस सर। तो वाटर अगर इवापोरेट हो गया तो ये क्या बच जाएगा, CuSO4 ही बच जाएगा। तो ये अभी हाइड्रेटेड फॉर्म में था। अगर जब तक वाटर रहता है इसमें तो इसको हाइड्रेटेड फॉर्म बोलते हैं। तो हाइड्रेटेड फॉर्म का कलर क्या होता है, ब्लू। अब जैसे ही इसको हीट करने पे इससे क्या हो गया, वाटर निकल गया बाहर, तो ये होता है एनहाइड्रस फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एनहाइड्रस बन गया। अब एनहाइड्रस मतलब उससे पानी निकल गया। तब पानी निकलने की वजह से भी इसका कलर जो है अब ये ब्लू नहीं रहता। अब कलर कैसा चेंज हो जाता है, व्हाइट। कलर कैसा चेंज हो जाता है, व्हाइट। राइट। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि इसका जो ब्लू कलर आ रहा था, ये क्रिस्टल का जो ब्लू कलर हमको दिख रहा था, वो किसकी वजह से दिख रहा था, वाटर ऑफ
क्रिस्टलाइजेशन की वजह से ही, क्योंकि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ही वो ब्लू कलर के लाइट को रिफ्लेक्ट करता है जो हम लोग को दिखाई देता है। जैसे रेनबो वाला पढ़े हो ना, रेनबो क्यों फॉर्म होता है, यस सर। कि बारिश के बाद रेनबो क्यों फॉर्म होता है, तो रेनबो का फॉर्मेशन का रीजन क्या है कि वहां पे जो एटमॉस्फेयर में जो वाटर के ड्रॉपलेट्स रहते हैं वो सारा क्या करता है, सन के रेस को लाइट रिफ्लेक्ट को करता, स्कैटर करता। सन के रेस को स्कैटर और रिफ्लेक्ट करता है, तभी तो रेनबो दिखता है ना, बहुत सारे कलर्स विजिबल है। तो वही चीज यहाँ भी है, ये जो क्रिस्टल है, जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, तो ये भी क्या करता है, ब्लू वाले कलर को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो जब तक वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रहेगा तभी तक रिफ्लेक्शन होगा, जैसे ही वो वाटर हट गया तो अब रिफ्लेक्शन होगा क्या? नो सर। तो अगर रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है तो वो तो सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लेगा, और सारा कलर अगर एब्जॉर्ब हो गया तो वो कैसा दिखेगा, व्हाइट ही वाइट। दिखेगा, तो इसलिए ये व्हाइट हो गया। क्लियर है? ये रीजन होता है। CuSO4.5H2O को, इसका जो इसको ब्लू विट्रियोल भी बोला जाता है। ठीक है, इस कंपाउंड को क्या बोला जाता है, ब्लू विट्रियोल। ठीक है, इसका केमिकल नेम है। चलो, तो एक और लास्ट कंपाउंड इसमें बच गया है, फिफ्थ वाला। कौन सा कंपाउंड है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4.12H2O। ठीक है, CaSO4.12H2O। एक्चुअली है क्या यहाँ पे, देखो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आधा वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ कंबाइंड है। ठीक है, मतलब ये इसलिए हाफ ऐसे लिखते हैं क्योंकि दो जो है एक्चुअली, दो CaSO4 का मॉलिक्यूल जो है एक वाटर मॉलिक्यूल को शेयर किया हुआ होता है। ठीक है, ऐसा है, मतलब CaSO4 का दो मॉलिक्यूल है और इन दोनों के बीच में कितने वाटर मॉलिक्यूल है? इन टू। दोनों के एक वाटर मॉलिक्यूल है, इन दोनों के बीच में एक वाटर मॉलिक्यूल है। तो किसी एक के लिए, एक के रेस्पेक्ट में अगर लिखेंगे हम लोग, तो एक के रेस्पेक्ट में लिखेंगे तो एक के लिए कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, CaSO4 डॉट सर हाफ फिर H2O। से बताइए यहाँ पे क्या बोले, CaSO4। एक्चुअली देखो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आधा वाटर मॉलिक्यूल है। ये सर। ठीक है, होता क्या है यहाँ पे कि दो CaSO4 के बीच में एक वाटर मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, तो किसी एक के लिए रिप्रेजेंट करेंगे, तो किसी एक के लिए रिप्रेजेंट करोगे तो क्या हो जाएगा, CaSO4 डॉट हाफ H2O हो जाएगा। हाँ +2। यस सर। ठीक है, तो ये होता है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला। ये फॉर्म कैसे होता है, ये जिप्सम से बनता है। ठीक है, जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, जिप्सम, जिप्सम होता है CaSO4 डॉट 2H2O। ठीक है, ये है जिप्सम। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर वाटर के साथ कंबाइन करोगे ना, वाटर के साथ मिक्स करोगे तो ये बहुत ही हार्ड सॉलिड मास में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिप्सम बोलते हैं। ठीक है, तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, CaSO4 डॉट हाफ H2O। और इसको अगर 1.5 H2O से रिएक्शन करा देंगे, ठीक है, तो वाटर से अगर रिएक्शन करा दोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CaSO4 डॉट 2H2O। और CaSO4 डॉट 2H2O हम लोग इसी को बोलते हैं जिप्सम। ये हार्ड सॉलिड मास होता है, जैसे अगर प्लास्टर, जैसे बोन वोन टूट जाता है तो प्लास्टर करवाते हो ना। यस सर। Yes, तो sir. तो एक्चुअली प्लास्टर ऑफ पेरिस ही यूज किया जाता है। ठीक है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है, और पानी के साथ जैसे ही उसको रिएक्शन कराएगा, पानी के साथ कंबाइन होता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो देखोगे धीरे धीरे वो बहुत ही हार्ड होते जाता है। क्लियर है? तो हार्ड सब्सटेंस अगर फॉर्म हो जाएगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, जिप्सम में। ठीक है, सर वहाँ CaSO4 हाफ H2O +1। क्या +1? सर यहाँ पे ये
+1 1/2 क्या है? ये कंबाइन कर रहे हैं ताकि दो वाटर मॉलिक्यूल इधर मिल जाए। 1 1/2 है मतलब 3/2। एक्चुअली 1/2 तो यहाँ पहले से था ना, हाँ हाफ तो इसमें पहले से है, और 3/2 अगर मिला दोगे तब तो 2H2O बनेगा। यस सर। ठीक है, तो ये इसमें पूछा जाता है कि जिप ये कैसे फॉर्म होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस फॉर्म कैसे होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को फॉर्म करने के लिए क्या होता है, ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन इट लूजेस, ये इंपॉर्टेंट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे फॉर्म हो रहा है, इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल्स एंड becomes कैल्शियम सल्फेट, और इसको हेमीहाइड्रेट बोलते हैं। हेमीहाइड्रेट मतलब आधा वाटर मॉलिक्यूल, हाफ लिखते हैं इसीलिए हेमीहाइड्रेट बोलते हैं। ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या है, CaSO4 डॉट ½ H2O। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी बोला जाता है इसको। ठीक है, और इसी का कॉमन नेम क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो ये इसका प्रिपरेशन है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। लिख रहे हो इसको, यस हाँ सर। हो गया लिखा हुआ। यस सर। चलो, इसका यूजेस, ये लास्ट कंपाउंड है, उसके बाद खत्म हो जाएगा चैप्टर। यूजेस कहाँ यूज करते हैं इसको, टॉय बनाने में यूज किया जाता है, और डेकोरेशन मटेरियल, डेकोरेटिव मटेरियल बनाने में यूज किया जाता है। देखे होगे ना, बहुत सारा जो टॉयज होता है या ये सब खरीदते हो, स्टैच्यू सब, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से यूज बना हुआ रहता है, डेकोरेटिव मटेरियल्स। Sir, for making fireproof materials. यूज्ड एज प्लास्टर, प्लास्टर की तरह यूज करते हैं, जो प्लास्टर किया जाता है बोन्स को ठीक करने के लिए। ठीक है, यूज्ड एज प्लास्टर। ये प्लास्टर एक्चुअली क्यों किया जाता है, ताकि बोन जो है वो डिसलोकेट नहीं हो, मूवमेंट नहीं हो सके, वो एक ही पोजीशन पे रहे। ठीक है ना, उसका मेन रीजन क्या होता है, वो बोन तो अपने आप जुड़ जाता है, उसको लगाने से थोड़ी ना होता है। वो लगाया इसलिए जाता है, प्लास्टर इसलिए किया जाता है ताकि एक हार्ड सब्सटेंस हो, उसमें चोट ना लगे और उसका मूवमेंट नहीं हो सके। क्लियर है, बोन्स वो मूव नहीं कर सके, उस एक पोजीशन पे ही फिक्स रहे, और वो तो अपने आप जुड़ जाता है ना बोन। यूज्ड एज ए प्लास्टर फॉर, इसलिए बोलते हैं इसको सपोर्टिंग। तो इसका प्लास्टर का काम क्या है कि सपोर्ट करता है वो फ्रैक्चर्ड बोन को इन द राइट पोजीशन, राइट पोजीशन में वो सपोर्ट करके रखता है। ठीक है, नहीं तो इधर उधर हो जाएगा तो बोन वो, तब तो पूरा हड्डी टेढ़ा वेढ़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा यूजेस हो गया इसका। और क्या बोले, सर फायरप्रूफ मटेरियल्स बनाने में यूज किया। हाँ सर फायर प्रूफ, सीलिंग एयर गैप्स लेबोरेटरी। हाँ हाँ वो सब भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये हार्ड सब्सटेंस है तो कोई भी एयर नहीं आने देगा। ठीक है, तो वो सारा यूजेस है, और भी तो मेनली बहुत सारे यूजेस हैं, 3 एटलीस्ट याद रखना। ठीक है सबका, क्लियर है ना, तो कोई भी 3 याद रखना, कोई भी 3 इम्पोर्टेंट, सारा नहीं पूछेगा, कोई भी 3 ही लिखना होगा अगर पूछा जाएगा तो। ठीक है, लिख लिया सब लोग इतना। यस सर। चलो, तो हो गया ये एसिड बेस एंड सॉल्ट में चैप्टर कंप्लीट हो गया। तुम लोग क्या करना, ये